नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इतिहास के पार्ट के अंदर महाराणा लाखा तक वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे वाले के बारे में अपन को पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराणा लाखा का विवाह किस प्रकार से मारवाड़ के शासक रणमल जो थे उनकी बहन हंसाबाई के साथ में हुआ था, और उसके बाद में वो जो स्वयं रणमल यहाँ पर आ जाते हैं, मौकल जो होता है वो उनका पुत्र होता है और लाखा जी उसे वचन देते हैं कि मैं मौकल को ही राजा बनाऊंगा। कुंवर चूड़ा को फिर भीष्म पितामह कहा गया था, और मरने से पहले लाखा जी ने कुंवर चूड़ा के लिए कुछ घोषणाएं करी थी। वो 4 घोषणाएं मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। अब जो है लाखा की डेथ के बाद में उसका बेटा राजा बनता है मौकल, उसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अगली बात, महाराणा मौकल। महाराणा मोकल मित्रों 1421 में राजा बनते हैं और 33 तक ये रहते हैं। पहली बात, मोकल जब शासक बने थे तब महाराणा मोकल की जो उम्र थी वो मात्र आपके 10 वर्ष की थी। यानी मोकल 10 वर्ष की आयु में राजा बने थे। लाखा जी उस समय बुढ़ापे के अंदर शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में आपको पता है कि उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो जाती है तो मोकल 10 वर्ष की आयु के अंदर क्या बनता है? राजा। आप सारे ही जानते हो कि 10 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है वो शासन नहीं कर सकता है, या शासन अगर कर भी पाएगा तो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो महाराणा मोकल के जो संरक्षक बने थे, वे संरक्षक बने थे कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा इनके संरक्षक बनते हैं, याद रखना। यानी कि कुंवर चूड़ा पूरी की पूरी सारी चीजें संभाल लेते हैं, मोकल सिर्फ नाम मात्र के राजा रहते हैं। और 10 वर्ष का बच्चा खेलने कूदने की उम्र होती है, वो राजा राजा का काम कैसे कर पाएगा? तो हंसाबाई जो थी, जो मोकल की मम्मी थी और लाखा की जो पत्नी थी, उनके मन में ये संदेह आ जाता है कि क्या पता अपने पिता के सामने भले ही कुंवर चूड़ा ने ये शपथ ले ली हो कि वो कभी भी उसकी हत्या नहीं करेंगे या वो राजा नहीं बनेंगे, जो भी है, लेकिन अब इनके मन में शायद ऐसा आ जाए कि भाई पिताजी तो रहे ही नहीं, और पिताजी रहे ही नहीं तो अब हम मैं क्या करूं? तो वो बाद में जो है वो किसकी हत्या कर दें? मोकल की हत्या कर दे, और मोकल की हत्या करके स्वयं कुंवर चूड़े क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। तो हंसाबाई अपने बेटे मोकल को जो 10 वर्ष का था लेकर कुंवर चूड़ा के पास में गई, और उन्होंने जाकर कहा कि चूड़ा जी, भले ही आपने पिताजी के सामने शपथ ले ली हो, लेकिन आप एक काम करो कि आप स्वयं तो बन जाओ राजा, और हमें आपको जो वो 4 जागीरें मिली हैं वो 4 जागीरें आप मुझे दे दो, और मैं जो है वहां जाकर रह जाऊंगी, आप मेवाड़ के शासक बन जाओ। उन्होंने उनको ऐसा कहा। कुंवर चूड़ा ने कहा, नहीं, मैंने अगर मेरे पिता के सामने शपथ ले ली है तो मैं आजीवन उसको निभाऊंगा। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पिता को कोई तकलीफ हो, या उनकी आत्मा को, या आपको किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या हो। मैं सिर्फ इसके संरक्षक के रूप में काम करूंगा। अब क्या होता था कि जो भी व्यक्ति आता था वो सारा काम महाराणा कुंवर चूड़ा जी से करवाता था, मोकल जी से कोई पूछता ही नहीं था। क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि मोकल बच्चा था। अब मोकल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, कुंवर चूड़ा जी की उम्र होने लगी, बूढ़े होने लगे हुए। अब मोकल ये देखता है कि राजा तो मैं हूं, लेकिन सारे लोग आकर बात किससे करते हैं? कुंवर चूड़ा जी से करते हैं। तो मोकल परेशान हो गया, और मोकल अपनी माँ के पास गया, हंसाबाई के पास, कि मम्मी या तो इनको यहाँ पर रखो या मैं रहूंगा। अब जो है मुझे यहाँ से इनको रखो या मुझे रखो, या फिर इनको निकाल दो। क्यों? क्योंकि राजा मैं हूँ और सारा काम कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो हंसाबाई को बुरा लगा। हंसाबाई फिर से कुंवर चूड़ा के पास में आई, और कुंवर चूड़ा इन बार बार के संदेहों से परेशान हो गए, और परेशान होकर एंड में जाकर उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया, और वे छोड़कर मालवा चले गए, और मालवा में जाकर नौकरी करने लगे। अब जब कुंवर चूड़ा मालवा जाकर नौकरी करने लग गए तो पूर्ण रूप से राजा बन कौन गया? पूर्ण रूप से राजा मोकल बन गया। लेकिन मोकल इतने लंबे समय से राजा था ही नहीं, तो अचानक से जब उसके ऊपर सारा भार आया तो वो उस काम को संभाल ही नहीं पाया। अब क्या किया जाए? कुंवर चूड़ा जी वापस आने से रहे, इधर मोकल सारा काम संभाल ही नहीं पा रहा है, तो राजा किसको बनाया जाए? तो अब फिर से जो है वो हंसाबाई को उसका भाई याद आता है, और भाई का नाम क्या था? रणमल। तो मोकल के दूसरे संरक्षक का कार्य राव रणमल ने किया। जो काम कुंवर चूड़ा ने नहीं किया वो रणमल ने कर दिखाया। रणमल ने सारे आदमियों के स्थान पर अपने आदमियों की नियुक्ति कर दी, सारे लोगों को वहां से उसने हटा दिया, खुद के आदमी लगा दिए, सेनापति उसका
मंत्री उसका, सब के सब आदमी उसके। इवन रणमल का एक बेटा था जिसका नाम था जोधा, उसने जोधा को भी वहां बुला लिया और जोधा को भी वहां रहने पर उसने राजी कर लिया। अब ये कठपुतली राजा बन के रह गया मोकल, कुछ भी उसके हाथ के अंदर रहा ही नहीं, सब कुछ इस राव रणमल ने अपने हाथ में ले लिया। मोकल ने अपने जीवन में दो ही अच्छे काम किए हैं, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। दो अच्छे काम किए। पहला तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मंदिर है जिसका नाम है एकलिंग जी का मंदिर। इस एकलिंग जी का जो मंदिर है, इसका परकोटा, चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो किसने बनाई थी? तो वो मोकल ने बनवाई थी। दूसरा, ये सुपरवाइजर में आया भी था सवाल, दूसरा वाला जो लिख रहा हूं मैं वो, चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है समिधेश्वर। समिधेश्वर का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसका मूल निर्माण मालवा के एक परमार राजा थे जिनका नाम था भोज, उन्होंने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार मोकल ने करवाया, इसलिए इसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। सुपरवाइजर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है मोकल का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप उसे बताएंगे कि मोकल का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका मूल निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। समिधेश्वर का मंदिर इसी को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव जी का मंदिर है और इसे समिधेश्वर मंदिर कहते थे। जीर्णोद्धार मोकल करवाता है, इसलिए इसको मोकल का मंदिर कहते हैं। दोनों में ही पूछे कि भाई समिधेश्वर या मोकल का मंदिर कहाँ है, दोनों का एक ही आंसर होगा, चित्तौड़गढ़। और ये सवाल आपके सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के अंदर आ चुका है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ये थे महाराणा मोकल। मोकल की हत्या 10 साल तक राजा रहे थे, 10-11 साल तक। मोकल की जो हत्या है वो चाचा मेरा ने एक बंदे का सहयोग लिया था, उस सहयोग का नाम था मेपा पवार। तो चाचा मेरा और मेपा पवार, इन तीनों ने मिलकर मोकल की शिकार खेलते समय हत्या कर दी थी। मैं पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि चाचा और मेरा जो है वो महाराणा खेता के पासवान पुत्र थे और ये वहां पर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कुछ बात को लेकर मोकल ने उनको कह दिया कि तुम लोग तो दासी पुत्र हो, ये हो। वहां पर इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने उसकी क्या कर दी? हत्या। और हत्या करने के बाद में ये तीनों ही मालवा की तरफ भाग जाते हैं और महाराणा मोकल की यहाँ पर हो जाती है मृत्यु 1433 में। अगले राजा जो बनते हैं उनका नाम था महाराणा कुंभा, 1433 से 1468। बड़े राजा हैं, बड़े राजाओं का समय याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो अगर आपको सन याद होगा सीधा सीधा ही कर सकते हो कि साहब इनकी मृत्यु 1468 के अंदर हुई थी। महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम याद रखना भाई, महाराणा मोकल। मम्मी का नाम याद रखना, सौभाग्य देवी परमार। बड़े राजाओं के सारे याद रखने हैं। इनके कुछ अन्य नाम है वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से याद रखने हैं। जैसे एक तो है हिंदू सुल्तान, एक है अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, रायो राया, अश्वपति, गजपति, नरपति, हाल गुरु, छाप गुरु और राजगुरु। सारे आपको याद नहीं रखने, आपको ये दो याद रखने, यहां से सवाल पूछा जाता है। हिंदू सुल्तान किसको कहते थे, ऐसा आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे महाराणा कुंभा। एक सवाल ऐसे भी आता है कि संगीत कला में दक्ष होने के कारण महाराणा कुंभा को क्या कहते थे, तो आप बताओगे अभिनव भट्टाचार्य। राणो रासो, राणाओं का राणा था। रायो राया, रायो का राया था। अश्वपति, अश्व का मतलब होता है हाथी, हाथियों की सेना का प्रमुख था इसलिए अश्वपति, सॉरी घोड़ा होता है अश्व का मतलब। गजपति, गज का मतलब होता है हाथी, तो हाथियों की सेना का प्रमुख था इसलिए गजपति।
नरपति बहुत बड़ी विशाल, उसके पास में आदमियों की सेना थी, इंसानों की सेना थी, इसलिए नरपति। हाल का मतलब होता है पहाड़, बहुत सारे पहाड़ी दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए हाल गुरु। छापामार युद्ध प्रणाली में दक्ष था, इसलिए छाप गुरु। और स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था और इसके दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, इसलिए इसको राजगुरु कहते थे। तो ये सारे इसके अन्य नाम थे, ये इसकी सामान्य जानकारी है। इसको ऐसा का ऐसा आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, ठीक है? लिखो देखे फटाफट। चलो भाई, इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी बात कि भाई ये इसके अन्य नाम थे, ये थे, वो थे, वो थे। अब इसके जीवन में क्या समस्या है, मैं उसकी बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। राजस्थान के अपन जितने भी राजा पढ़ते हैं, जितने भी आपने शासक पढ़े हैं या अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे महाराणा प्रताप पढ़ लो, सांगा पढ़ लो, राव मालदेव पढ़ लो, और कोई पढ़ लो, बीकानेर का पढ़ लो, आमेर का पढ़ लो, अपन ये पढ़ते हैं कि हर एक राजा जो होता था वो एक डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड होता था। फिर जैसे महाराणा प्रताप है तो उन्होंने आजीवन अकबर से संघर्ष किया। सांगा है तो वो लड़ाई करने में एक्सपर्ट थे, हमेशा लड़ते रहते थे। मालदेव पढ़ोगे तो अपन पढ़ेंगे 52 युद्धों का विजेता था। सवाई जयसिंह पढ़ोगे तो अपन पढ़ते हैं कि भाई सवाई जयसिंह ने ये निर्माण कार्य करवाए थे, युद्ध विद्ध उसने कुछ ज़्यादा नहीं लड़े। महाराणा कुंभा एकमात्र ऐसे शासक थे जो हर डिपार्टमेंट में टैलेंटेड थे, आप कह सकते हो ऑलराउंडर थे, हरफन मौला खिलाड़ी थे। ये युद्ध भी जीतते हैं, किले भी बनवाते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, अपने दरबार में विद्वान भी रखते हैं, संगीत कला में भी दक्ष थे। तो तत्कालीन समय के राजस्थान के इतिहास का ये एकमात्र ऐसा शासक है जो इस प्रकार से टैलेंटेड हुआ करता था। कौन? महाराणा कुंभा। लेकिन कुंभा के जीवन में स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्या आई। पहली समस्या आती है रणमल की, दूसरी समस्या थी इसके बेटे जोधा की, तीसरी समस्या थी चाचा की, मेरा की, और मेहपा पवार की। जब राव रणमल ने वहां पूरे क्षेत्र पर अधिकार करके रखा हुआ था, जब सिर्फ और सिर्फ मोकल कठपुतली राजा थे, तब चाचा मेरा मेहपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। तो रणमल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले इनको पकड़े और इनको मारे। तो रणमल इनका पीछा करता है, और जब रणमल इनका पीछा करता है तो रणमल इस मेहपा पवार को वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों की सहायता से मार देता है, क्योंकि ये मालवा की तरफ भागकर गए थे और वागड़ के अंदर ही वो मेहपा पवार को तो पकड़ लेता है, और वहां आदिवासी भाइयों ने उसकी सहायता करी थी और उसकी क्या कर दी, उसने हत्या कर दी। पर चाचा और मेरा भागने में सफल हो गए, और चाचा मेरा भागकर जो थे वो कहाँ चले गए, मालवा चले गए। और वहां एक सुल्तान थे मांडू के, महमूद खिलजी प्रथम, उनकी शरण के अंदर चले जाते हैं। तो अब इन दोनों की समस्याएं बचती हैं, तो पहले इनकी बात क्लियर कर लेते हैं, फिर चाचा मेरा वाली बात की अपन जो समस्या है उसको क्लियर कर लेंगे। रणमल जो था, इसकी एक प्रेमिका थी जो हंसाबाई की दासी थी, और जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था भाई? भारमली। किसकी प्रेमिका थी? राव रणमल की। किसकी दासी हुआ करती थी? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ये हंसाबाई की दासी हुआ करती थी। तो ये क्या करता है कि एक दिन शराब के नशे में था। कौन? राव रणमल। और ये शराब के नशे के अंदर बारमली के पास में गया, और इसने बारमली जी से जाकर कहा कि बारमली, आने वाले समय के अंदर मैं तुझे मेवाड़ की पटरानी बना दूंगा। क्या बना दूंगा? पटरानी। पटरानी का मतलब होता है सबसे बड़ी रानी। तब बारमली ये कहती है कि भाई मैं पटरानी कैसे बनूंगी? पटरानी तो जो कुंभा जी की पत्नी होगी वो बनेगी, मैं तो एक क्या हूं, दासी हूं। तब ये रणमल कहता है कि बारमली, मेरा ऐसा प्लान है कि मेरे जो जीजा जी थे लाखा जी, वो तो मर गए, फिर उनका बेटा राजा बना मोकल, वो भी मर गया। अब राजा कौन बना है? कुंभा। तो मैं इसको मार के क्यों न मैं बन जाऊं राजा? किसी व्यक्ति को अगर आप राजा बनने के लिए कुछ समय तक सारे अधिकार दे दो, तो फिर वो खुद ही ऐसा सोचने लगता है कि मैं ही क्यों न बन जाऊं राजा, बन जाऊं, दूसरों को राजा क्यों बनने दूं। तब वो यूं कहता है कि साहब मैं क्या बन जाऊंगा, राजा, और मेरा ये प्लान है कि मैं इसकी क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा कुंभा की। और भारमली को ये बात उसने रात को शराब के नशे में बताई। अब भारमली चाहे कुछ भी हो, लेकिन थी तो महिला ही। तो भारमली ने पूरी रात तो इस बात को अपने अंदर रखा, और सुबह उठते ही अर्ली इन द मॉर्निंग वो हंसाबाई के पास में गई, और उसने ये सारी बात उसको जाके
बता दी कि हंसाबाई जी, जिस राव रणमल पर, अपने भाई पर आप इतना विश्वास किए हो, वो तो ये प्लान बना रहा है कि वो कुंभा की क्या कर देगा, हत्या कर देगा। अब हंसाबाई डिप्रेशन में आ गई कि भाई मैं तो इसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रही थी, अब ये कुंभा को ही मार देगा, इससे पहले लाखाजी मर गए, मोकल मर गया, तो मेवाड़ का राजवंश ही क्या हो जाएगा, समाप्त। तो अब इस रणमल को कैसे हटाया जाए रास्ते से, कैसे इसको बाहर भगाया जाए, कैसे इसकी हत्या की जाए। तो फिर से इसको याद आते हैं कुंवर चूड़ा। कौन याद आते हैं भाई, कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा जी कहाँ थे, मालवा थे। उन्हें बुलाया जाता है, कुंवर चूड़ा को एक लेटर लिखा जाता है कि मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, आप आइए। वो वहाँ से सवेरे वाली गाड़ी पकड़ के आते हैं, फिर चित्तौड़गढ़ जाते हैं, वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन होता है और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया जाता है कि रणमल की हत्या करनी है। अब रणमल को मारेगा कौन, क्यों, क्योंकि सारे आदमी किसके, रणमल के। वहां पर इनका तो कोई आदमी था ही नहीं, सब लोग उसी के सारे सेनापति, प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष वगैरह वगैरह, सारे लोग इनके। दूसरी बात ये थी कि खुद ये शरीर के अंदर भयंकर रूप से विशालकाय था, ऐसा कहते हैं कोई 8-10 फीट तो ये लंबा था और चौड़ा भी था। तो अब इससे कौन लड़ेगा, कौन इसको मारेगा। तो ये काम उसकी प्रेमिका को सौंपा गया, जिसका क्या नाम था, भारमली। भारमली को यह कहा गया कि आज रात के समय जब रणमल आपके पास में आएगा तो आप जो है वो उसको अत्यधिक शराब पिलाओगे भयंकर रूप से, और जब वो शराब के नशे में हो जाएगा तब जो है वो अपन उसको मिलकर क्या कर देंगे, मार देंगे, क्योंकि नशे में बॉडी काम करती नहीं है इसलिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन रात को भारमली जो थी वो 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी, और 16 श्रृंगार करके जब वो बैठी हुई थी तब उसके पास में ये आता है रणमल, और उसने कहा कि आज तो भारमली जी क्या बात है, बड़े तैयार होकर बैठो, आज तो गली में चांद निकल रहा है, इतने खूबसूरत लग रहे हो, क्या हो गया ऐसा। तब वो कहती है कि राव रणमल जी, आप रोज रोज शराब पीकर आते हो, बाहर से पीते हो, मेरे साथ में तो कभी शराब पीते ही नहीं है। रणमल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे साथ में भी पी लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भारमली और रणमल दोनों शराब पीने लगते हैं। भारमली तो यूं ही नाटक करती है, राव रणमल धमाधम धमाधम पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, फिर भी उसको नशा नहीं होता है। फिर कहते हैं कोई रात को 2-3 बजे के आसपास उसको नशा हुआ, तब सारे लोग अंदर आए और अंदर आकर उन लोगों ने रणमल की क्या कर दी, हत्या। 1438 के अंदर ही हत्या करी थी। और जोधा जी जो थे वो उस समय किसी और महल के अंदर बैठकर कोई गाने वगैरह सुन रहे थे, तो वहाँ पर फिर जो गाने बजाने वाले आए थे उन्होंने गाना ऐसा गाया कि भाग जोधा भाग थारो रणमल मारियो जाए। तो अब जोधा जी भी वहाँ से भागकर मारवाड़ चले जाते हैं, काहुनी गांव के अंदर। उनके पीछे एक मेवाड़ की सेना जाती है जयत्र सिंह चुंडावत के नेतृत्व में, और वो मारवाड़ वाले कुछ क्षेत्रों पर उस समय अधिकार भी कर लेते हैं। और इस प्रकार से कुंभा जी जो थे वो फ्री हो जाते हैं और राव रणमल की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। राव रणमल वाली कहानी समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कहानी है चाचा और मेरा की। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। याद रखना भाई, नोट डाउन कर लेना। रणमल 1438 में मरता है और जोधा भागकर कहाँ चला गया था, मारवाड़ चला गया था। मालवा के उस समय सुल्तान थे महमूद खिलजी फर्स्ट। इधर थे मारवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा। कुंभा ने महमूद खिलजी से कहा कि तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, चाचा मेरा मुझे वापस दे दे। इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में 1437 के अंदर कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया और चाचा मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये युद्ध जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे आगे वाली बात इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कल्चर में आप और पढ़ोगे, इस युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के कारीगर कौन थे,
जेता, नापा, पोमा, पूंजा। तो जेता, नापा, पोमा, पूंजा इसके क्या थे? कारीगर थे। फिर अगली बात, 9 मंजिलें हैं इसमें टोटल, 122 फीट ये ऊंचा है, ठीक है। 40 में निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था, 48 तक चला था, 8 वर्ष का समय लगा था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर इसी चित्तौड़गढ़ के इस विजय स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। और भी बहुत सारी बातें कि इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका फिर से निर्माण जो था वो स्वरूप सिंह नामक महाराणा ने करवाया था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ये मेन बातें याद रखना कि इस युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1437 में हुआ था सारंगपुर का, कुंभा जीते थे और इसने चाचा मेरा की हत्या कर दी थी और ये यहाँ पर ये निर्माण करवाता है। तो अब चाचा मेरा भी मर गए और रणमल भी मारा गया, जोधा भागकर चला गया मारवाड़, तो ये समस्या अपनी सारी हो गई समाप्त। अब 2 बातें होती है, देखो एक बात तो होती है भाई आवल बावल की संधि। चौदह सौ तिरपन में जब मैंने कहा था कि जोधा यहां से भागकर मारवाड़ जाता है तो मेवाड़ की सेना उसका पीछा करती है और इधर वाले एरिया पर पूरा उसका अधिकार कर लेती है। अपन पढ़ेंगे आगे कि राणकपुर जैन मंदिर जो है वो पाली जिले में आता है, लेकिन अपन उसको कुंभाकालीन मंदिरों में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्योंकि उस वाले एरिया पर उस समय कुंभा का अधिकार था। 1439 में जब उसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था तो इसको कुंभाकालीन मंदिरों के अंदर गिना जाता है। इधर जब जोधा भाग के गया तो उसने वहां पर स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद में 1452 में वो मारवाड़ का शासक बन जाता है। बनने के बाद में वो अपने वाले इस एरिया पर आक्रमण करता है, तो कुंभा भी इधर से आक्रमण करते हैं और ये दोनों आपस में यहाँ पर लड़ने लगते हैं। इस बात का पता हंसाबाई को चलता है, तो हंसाबाई ने इन दोनों को अपने पास में बुलाया और इन दोनों के बीच में कौन सी संधि करवाई? आवल बावल की संधि, जो मारवाड़ की सीमा बनाती थी मेवाड़ के साथ में, और बीच वाला क्षेत्र इसमें बनाया गया था सोजत को। यानी कि सोजत से जो ऊपर वाला भाग है उसको तो अपन क्या कहेंगे? मारवाड़, और सोजत से नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? मेवाड़। आवल का मतलब होता है आवली। आवली एक प्रकार का पौधा है जो नदी या खुले वाले स्थानों पे पाया जाता है, जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में कि धनतेरस के दिन वो लोग पीले रंग के फूल तोड़कर अपने घर पे लाते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमने तो धन लाया है, क्योंकि सोना भी पीले रंग का होता है और वो फूल भी कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। बावल का मतलब होता है बबूल, यानी कि जब भी आप इधर उदयपुर की तरफ से आप मारवाड़ की तरफ जाओगे, जहां से आपको बबूल दिखेंगे वहां से हो जाएगा मारवाड़, और जब उधर से आप इधर आओगे तो जहां से आपको आवली दिखेगी वो क्या हो जाएगा? मेवाड़। तो ये संधि जो थी वो आवल बावल की संधि हंसाबाई ने करवाई थी सीमा बनाने के लिए, और सोजत को बीच वाला क्षेत्र बनाया गया था। मैं तो कहते ही रहता हूँ कि प्राचीन समय में संधियों के तहत शादियां हो जाती थी ताकि रिश्तेदारी में उसको बदल दिया जाए, ताकि फिर आगे कोई समस्या रहे ही नहीं। तो यहां पर जोधा जी की एक पुत्री थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का जो विवाह था वो कुंभा के बड़े पुत्र के साथ में करवा दिया जाता है, रायमल के साथ, और ये रिश्तेदारी में बदल गया, समस्या ही समाप्त हो गई। अपन आगे और पढ़ेंगे कि श्रृंगार देवी ने फिर चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव में एक बावड़ी बनवाई थी, जिसको श्रृंगार बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये गोसुंडी गांव में एक शिलालेख भी लगवाती है, और पिछले सुपरवाइजर में सवाल भी आया था कि गोसुंडी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये सारी बातें आवल बावल की संधि के तहत हुई थी। अगली बात, चंपानेर की संधि 1456। ये जो संधि है ये किस लिए होती है मैं उसकी बात करता हूं, सुनना। नागौर के अंदर एक राजा थे जिसका नाम था फिरोज खां। फिरोज खां के 2 बच्चे थे, एक का नाम था शम्स खां और एक का नाम था मुजाहिद खां। उस समय मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी फर्स्ट,
और नीचे गुजरात के उस समय जो राजा थे उनका नाम था कुतुब शाह। फिरोज खान ने अपने बेटे शम्स खां को राजा बनाया, लेकिन उसको हराकर मुजाहिद खान राजा बन गया। शम्स खां को इसने हरा दिया। शम्स खां भागकर कुंभा के पास में आया और कहा कि साहब मेरी सहायता करो, मुझे फिर से क्या बनाओ, राजा बनाओ। कुंभा ने कहा कि भाई मैं तेरी सहायता क्यों करूं। तो ये कहता है कि साहब आप मेरी सहायता करोगे तो जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, और जहाँ आप जाने को कहोगे वहाँ मैं चला जाऊंगा। अगर आप कहोगे टैक्स देना है तो मैं टैक्स भी दे दूंगा, और हमेशा आपके लिए ही मैं काम करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, मेरी हेल्प करो। तो कुंभा ने कहा चलो भाई ठीक है, ये इतना कह रहा है तो इसकी हेल्प कर ही देते हैं। तो कुंभा ने इसकी सहायता की और फिर से इसको क्या बना दिया, राजा। लेकिन राजा बनते इसने कुंभा का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक से अनफॉलो कर दिया। जो भी रिश्ते थे, जितने भी संबंध थे, वो सारे संबंध उसने क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो कुंभा ने पता लगाया कि भाई अपन ने तो सहायता ही करी थी, फिर इसने अपने साथ में ऐसा क्यों किया। तो पता चला कि इसको गुजरात के राजा हैं जिनका नाम क्या है, कुतुब शाह। इस कुतुब शाह ने कहा है कि भाई तू कभी भी किसी काफिर का सहयोग नहीं लेगा। काफिर यानी हिंदू। हिंदू कौन था, कुंभा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसने कुतुब शाह ने अपनी बच्ची की शादी किससे करवा दी थी, शम्स खां से। तो जब कुंभा को पता चला कि यार अपन ने सहायता करी फिर भी वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, अपने से कनेक्शन नहीं रख रहा है और इसके कहने पर कर रहा है, तो कुंभा को गुस्सा आया। कुंभा एक सेना लेके नागौर पर आक्रमण करता है। तो लड़ने के लिए यहाँ से कौन आया, कुतुब शाह। तो कुंभा ने इसको भी हराया, बुरी तरह से धोया। और मैं तो कहते ही रहता हूँ कि जिन दो लोगों के दुख एक जैसे होते हैं उनमें गहरी दोस्ती होती है। ये भी हार गया और ये भी हार गया। तो जब दोनों हार गए तो ये इसके पास में आया और इसने कहा मेरे को कुंभक ने मेरे को बहुत मारा, बहुत धोया, मैं अब क्या करूँ। तो इसने कहा मी टू, मुझे भी बहुत मारा, मुझे भी बहुत धोया। और इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और इन दोनों ने मिलकर 1456 में कौन सी संधि की, चंपानेर की। सवाल आएगा किस किस के बीच में हुई थी, तो गुजरात और मालवा के बीच में हुई थी ये। इसमें तय किया गया था कि ये इधर से आक्रमण करेगा, ये इधर से आक्रमण करेगा और दोनों मिलकर मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। पर कुंभा को ये दोनों भी नहीं हरा पाते हैं और कुंभा जो है वो इन दोनों को क्या कर देता है, हरा देता है। कौन सी संधि है, चंपानेर की संधि। कब हुई थी, 1456 में हुई थी। जब कुंभा इन दोनों को हरा देता है तो जिसको कोई नहीं हरा पाता उसको घरवाले ही हरा देते हैं। 1468 में कुंभलगढ़ किले के मामादेव कुंड के पास उदा ने, जो इसी का बेटा था या जिसको उदयकरण भी कहते हैं, कुंभा की हत्या कर दी थी। इसलिए इस उदय या उदयकरण को पितृहंता शासक कहा जाता है। कौन सा शासक कहा जाता है, पितृहंता शासक कहा जाता है। इसने वहां पर इसकी हत्या कर दी थी कुंभा की, मामादेव कुंड के पास उदा या उदयकरण ने 1468 में। और कुंभा उस समय एक रोग से ग्रस्त हो गया था जिसका नाम है उन्मादी रोग, जिसको आप अपनी आम भाषा के अंदर डिप्रेशन भी कह सकते हो। और इस प्रकार से कुंभा की कहानी हो जाती है समाप्त। इस प्रकार से कुंभा जी की कहानी होगी भाई समाप्त। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, आप तब तक लिख लो इसको। हेलो, चलो भाई। तो इस प्रकार से कुंभा की हो जाती है मृत्यु। और कुंभा अंतिम समय में उन्मादी रोग से ग्रस्त हो गया था। उदय या उदयकरण ने हत्या की थी जिसे पितृहंता कहते हैं। अब आप कोई पूछेगा भाई क्यों करी थी, तो कुंभा डिप्रेशन में था, कुछ काम धंधा करता नहीं था।
और उदा सोचता है इसको मार के मैं राजा बन जाऊंगा, और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी थी। अब है कुंभा और स्थापत्य। कुंभा ने स्थापत्य के मामले में क्या क्या काम किए थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक किताब है जिसका नाम है वीर विनोद, श्यामल दास जी ने लिखी है। ये कहते हैं कि मेवाड़ में कुल 84 किले हैं, जिसमें से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसलिए राजस्थान स्थापत्य कला का जनक या पिता जो है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कौन है, पिता कौन है, तो वो किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा जो था वो स्थापत्य कला का जनक है, क्योंकि 84 में से 32 किले किसने बनवाए? कुंभा ने। कुछ इंपॉर्टेंट किले आपको याद रखने, हालांकि कल्चर में सर आपको और बताएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये कहां पर थे। सीधा सीधा सवाल आता है। कुंभलगढ़ और अचलगढ़ और बसंती दुर्ग। तो अचलगढ़ और बसंती दुर्ग तो सिरोही में है, ये तो सेकंड ग्रेड में भी आया था क्वेश्चन। बसंती दुर्ग वाला याद रखना। कुंभलगढ़ आप सारे ही जानते हो, राजसमंद में। बेराट और कोलन भीलवाड़ा में, और बोमट और मचान दोनों उदयपुर में। तो बोमट और मचान का है तो उदयपुर में, कुंभलगढ़ में राजसमंद में, अचलगढ़ बसंती दुर्ग सिरोही में, बेराट और कोलन का है भीलवाड़ा में। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी जगह याद रखनी है। डिटेल में कुंभलगढ़ जैसे बड़े किलों में कल्चर में आपको सर और पढ़ाएंगे, ये जो है ये सारे आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर हैं जो, ठीक है। तो ये इन्होंने किले बनवाए थे। इसके अलावा कुंभा ने मंदिर बनवाए हैं। उन मंदिरों के अंदर फेमस एक मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर। कौन से जिले में है? पाली। इसका एक सवाल बड़ा फेमस है, 1444 खंभों वाला मंदिर इसको कहा जाता है, ठीक है। एक और नाम भी है इसका, चौमुहा मंदिर है। इसका जो शिल्पी था, शिल्पी यानी जिसने बनवाया कि भाई ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसका नाम था देपाक। ये भी याद रख लेना। मथाई नदी के किनारे पर है। एक जैन सेठ जी ने बनवाया था जिसका नाम था इसका धर्णकशा। कुंभा के समय बना था इसलिए कुंभाकालीन मंदिरों में गिना जाता है। एक जैन सेठ थे धर्णकशा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आदिनाथ जी या अजीतनाथ जो जैनों के तीर्थंकर हैं, उनको ये समर्पित किया गया है। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसकी नींव पंच तत्वों पर रखी गई है। किस पर रखी गई है भाई? पंच तत्वों पर रखी गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1444 खंभों वाला मंदिर या चौमुहा मंदिर कहते हैं। इसका शिल्पी देपाक था। मथाई नदी के किनारे पर है। जैन सेठ धर्णक शाह ने बनवाया था। आदिनाथ जी या अजीतनाथ जी को समर्पित है और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसकी नींव पंच तत्वों पर रखी गई। इसके अलावा कुंभा ने श्रृंगार चवरी बनवाई है जो चित्तौड़ में है, ठीक है। इसके अलावा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया है जो भी आपके चित्तौड़ में है। ये दोनों चित्तौड़ में है। और एक इसने बनवाई है आपके 27 देवरी, 27 देवी देवताओं की देवरी, और वो भी आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये सारी चीजें इसने चित्तौड़ में बनवाई थी। और राणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है जो जैन सेठ धर्णक शाह जी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिएगा आप। फिर अगली बात, कुंभा एक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था जिसका नाम है वीणा। अब आप सोचो कि इतना लड़ता था, इतने युद्ध करे, इतने निर्माण करवाए, इतने मंदिर बनवाए, फिर भी एक वाद्य यंत्र बजा लेता था जिसका नाम था वीणा। अब वाद्य यंत्र बजाने का मतलब ये नहीं है कि ले लिया टन 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 ऐसे बजा दिया गिटार, वो तो मैं भी कर दूं। बजाना मतलब उसमें से धुन निकलनी चाहिए, और वो धुन निकालने का काम अगर किसी ने किया था तो वो किसने किया था? इसने किया था। तो वीणा वाद्य यंत्र बजाता था और इसलिए इसको एक नाम दिया गया है अभिनव भट्टाचार्य, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुंभा ने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी और ऑप्शन होते हैं 4। यहां से सवाल आया हुआ है।
पहली लिखी है संगीत राज, दूसरा लिखा है संगीत मीमांसा, और तीसरा लिखा है सूड प्रबंध। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, तीनों किताबें जो हैं वो महाराणा कुंभा ने संगीत पर लिखी है। वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी पुस्तक कुंभा ने संगीत पर नहीं लिखी, तो इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो वो कुंभा ने भले ही लिखी होगी पर उसका सब्जेक्ट संगीत नहीं होगा। इन किताबों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो संगीत राज। कितने भागों में बांटी गई है, तो 5 भागों में। ये पटवारी वाले एग्जाम में आया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फिर कुंभा ने गीत गोविंद की टीका लिखी है। आप कहोगे कि सर टीका क्या होती है, तो टीका का मतलब होता है उसका संक्षिप्त रूप। भाई जैसे मैंने आपको एक किताब दे दी, मैंने आपको कहा 1 महीने तक आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में उसका छोटा रूप जो है वो लिखो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप कहते हैं, और उसको टीका कहा जाता है। तो गीत गोविंद एक पुस्तक है जो जयदेव ने लिखी थी, उसका संक्षिप्त रूप कुंभा ने लिखा है टीका, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, रसिक प्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन 3 किताब जो संगीत है, एक वो टीका है रसिक प्रिया, इसके अलावा कुंभा ने 2-3 किताबें और लिखी है, हालांकि उनका सब्जेक्ट म्यूजिक नहीं है। कामराज रतिसार, चंडी शतक आदि। तो ये 2-3 किताबें इसने और लिखी है, पर उनका जो सब्जेक्ट है वो म्यूजिक नहीं है। ये भी कुंभा ने लिखी थी, ये भी याद रख लीजिएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब कुंभा की 2-4 बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, फिर महाराणा कुंभा अपना पूरा हो जाएगा। एक बात तो ये है कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, ये कई बार पूछा जाता है। सारंग व्यास। फिर कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री कौन थी, रमाबाई। फिर कुंभा के दरबारी इतिहासकार कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो थी वो कौन सी भाषा में लिखी, संस्कृत। ये भी एक बार सुपरवाइजर में आया था। एकलिंग महात्म्य की भाषा क्या है, संस्कृत। फिर कुंभा के दरबार में 2 और बंदे थे, एक का नाम तो है मंडन और एक मंडन का भाई है नाथा। नाथा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वास्तु मंजरी, और जिस किताब के पीछे मंडन लिखा हुआ आएगा वो मंडन ने लिखी है। देव मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वैद्य मंडन, शगुन मंडन और कोदंड मंडन। इसके अलावा देव मूर्ति प्रकरण। इसके बाद आपका कुंभा का एक भी सवाल नहीं जाएगा, शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फटाफट से इसको लिख लो, फिर कुंभा अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन दूसरा वाला जो भी अगला वाला टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। फिर से देख लो भाई, संगीत गुरु सारंग व्यास, संगीतज्ञ पुत्री कौन थी, रमाबाई, इतिहासकार कौन था, दरबारी कान्हा व्यास, कौन सी पुस्तक लिखी, एकलिंग महात्म्य। सवाल आया था कि भाई एकलिंग महात्म्य की भाषा क्या है, तो आपको करनी है संस्कृत। दरबारी शिल्पी कौन था, मंडन। मंडन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सिंपल सा है, जिसके पीछे मंडन आएगा वो मंडन ने लिखा है। एक अलग से याद रखनी है, देव मूर्ति प्रकरण। और मंडन का भाई कौन था, तो नाथा। और नाथा ने कौन सी लिखी, तो वास्तु मंजरी।
तो ये कुंभ तक वाला अपना चैप्टर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वाला सांगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी आपको पढ़ाया जाता है मित्रों, उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।